परिवर्तन हम संख्यान और लिंग के आधार पर करते हैं, विकारी शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जिनका हम लिंग या वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकते वे अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा शब्द है, तो पानी शब्द का हम तो लिंग परिवर्तन कर सकते हैं और वचन परिवर्तन कर सकते हैं, तो पानी एक ही है, चाहे वो एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो। ना ही उसको हम स्त्री कह सकते हैं ना पुरुष कह सकते हैं। तो इसलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे संज्ञा पर चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि किसी संज्ञा की परिभाषा सामान्यता यही है कि किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी एक स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसे हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद की बात जो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न बन तो संज्ञा के जो भेद है वो तीन ही माने जाते हैं, एक जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, और वो और है जो भाववाचक के अंतर्गत ही आते हैं। एक द्रव्यवाचक है और एक समूहवाचक है। लेकिन कहीं कहीं पे किताबों में आपको ये भी मिलेगा 5, लेकिन आप परीक्षा में पूछा जाता है तो आप 5 नहीं लगाएंगे। जो प्रमाणित किताब है, अधिकांश प्रमाणित किताबों में किताबों को संज्ञा 5 देंगे। ठीक है, ये बता दे रहा हूं, कई किताबों में आप दें। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ जाएंगे। एक सर वाईफाई ले लीजिए। भेद बता रहा था मैं कि संज्ञा के जो भेद है, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद ही है। अक्सर जो है हमें दे दिया जाता है। संज्ञा के 5 भेद आपको कई किताबों में आपको 5 भेद मिलेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं, और जो कि है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक संज्ञा के ही अंतर्गत जो है ये 2 और आते हैं, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। ठीक है, तो इनको आपको इन्हीं 3 को मानना है। 3 भेद हैं, इनमें से केवल व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब पहले का मैं चर्चा करूंगा इसमें, जो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या किसी एक स्थान, किसी एक विशेष वस्तु। ठीक है, आप नोट कर सकते हो कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु के नाम का जो बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे
नदियों के नाम हो गए, जो भी नदियां होती हैं, कोई भी है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, या कावेरी है, कृष्णा है, जितनी भी नदियां हैं, इन सारी नदियों के नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है जो इमारतें हैं, इमारतों के नाम, उनको भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे स्थान है, स्थान में शहरों के नाम हो गए, ठीक है, जो शहरों के नाम हैं, देशों के नाम हैं, जितने भी है देशों में, जैसे भारत हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इस प्रकार के जितने भी नाम आते हैं, ये सारे नाम जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पेपर में, परीक्षा में अगर प्रश्न पूछ लिया गया कि अमेरिका किस प्रकार का संज्ञा है, उसमें ऑप्शन 3-4 आपको दे दिए जाएंगे, तो उसमें आपका अमेरिका है, तो अमेरिका आपका वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे समुद्र वगैरह का नाम होता है, ठीक है, समुद्र है, उनके नाम हो गया हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, इस प्रकार समुद्रों के नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पर्वतों के नाम है, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत हो गया, या जितने भी पर्वत हैं, ये सारे पर्वतों के नाम जो है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। विभिन्न नगरों के नाम, नगर हैं, जैसे भारत में जितने नगर हैं कौन है, जैसे कानपुर है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। आप नोट कर सकते हैं इन सबको। शहरों के नाम वे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त दिनों के नाम है, जनवरी, फरवरी, महीनों के नाम जो है, महीना या दिन जो भी हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ जितने हैं हमारे, जैसे रामायण, महाभारत, वेद हैं, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा रामायण, तो रामायण एक व्यक्तिगत एक ग्रंथ है, यानी ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। त्योहारों के नाम, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, सारे जितने भी त्योहार हैं हमारे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम बहुत कंफ्यूजन हमारे हो जाता है। जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो ज्यादातर जो समस्या आती है, जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द दिए जाते हैं उनमें हम भ्रमित होते हैं। जातिवाचक संज्ञा का अगर इसकी हम परिभाषा देखते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक ही प्रकार की वस्तु या एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति या प्राणी का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे संबंधियों के नाम हैं हमारे, ठीक है। संबंधी में जैसे भाई, भाई बहन। अब भाई है तो भाई हमारे कई हो सकते हैं, 4 भाई 5 भाई हैं, ठीक है। तो भाई एक जाति हो गई, बहन एक जाति हो गई, ठीक है। और जैसे हम व्यावसायिक वर्ग में आ गए, जैसे शिक्षक, तो शिक्षक क्या है, शिक्षक एक जाति है, यानी उसके अंतर्गत हर प्रकार के शिक्षक आ जाते हैं, जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है। वो शिक्षक एक जाति है। प्रोफेसर, मंत्री, मंत्री कह दिया गया तो मंत्री एक जाति हो गई। मंत्री के अंतर्गत तमाम कई विभागों के मंत्री आते हैं, तो यदि मंत्री तो मंत्री एक जाति हो गई। फिर पशुओं के नाम, जैसे पक्षियों के नाम है, पशु पक्षियों के नाम, जैसे हमने कहा घोड़ा, तो घोड़ा कहने से एक घोड़ा जाति की पहचान होती है कि घोड़ा एक जाति है, चाहे वो लंगड़ा घोड़ा हो, चाहे वो काला हो, चाहे सफेद हो, चाहे लाल हो, किसी भी प्रकार का घोड़ा हो, किसी भी नस्ल का घोड़ा हो, तो घोड़ा एक जाति है। गाय, भैंस, इस तरह के जितने भी हैं। बकरी हमने कहा, बकरी, तो बकरी एक जाति हो गई।
गाय एक जाति हो गई। ठीक है। इसी प्रकार पक्षियों के नाम में है, जैसे तोता कहा हमने, तो तोता क्या है? हेलो सर, कह रहे हैं जैसे कि घोड़ा आपने बताया है, हाँ, चेतक घोड़ा हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक होगा। चेतक घोड़ा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले आपने एक नाम दे दिया है। ठीक है जी। वो नाम आपने दिया है ना, तो आप एकदम विशेष एक ही घोड़े की बात कर रहे हैं, एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति। यहां मैंने एक परिभाषा बताई थी ना पहले, तो वहां व्यक्तिवाचक होगा। बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है और बिल्कुल सही है। तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा, ना कि जातिवाचक। अगर केवल कहते कि राणा प्रताप का घोड़ा, केवल घोड़ा, तो घोड़ा में राणा प्रताप भाई चेतक पर भी सवारी करते रहे होंगे, ऐसा नहीं कि घूमने जाते थे तो कभी दूसरे घोड़े पे भी चढ़ जाते रहे होंगे, तो घोड़ा एक जाति हो जाती। लेकिन आपने चेतक कह दिया, तो चेतक कहने से ये चेतक जो है व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद जैसे हमने कहा तोता, तोता में तोते कई प्रकार के होते हैं, हर देश में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम किसी विशेष का नाम दे देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन यदि हम केवल कहते हैं कि तोता है या हंस है, मोर है, तो इस प्रकार जो पक्षियों के नाम है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब अगली बात आती है वस्तुओं के नाम। तो वस्तुओं के नाम में जैसे हमने कहा पुस्तक, पुस्तक कहा हमने, तो पुस्तक एक जाति हो गई, यानी जातिवाचक संज्ञा हो गई। क्योंकि पुस्तक के अंतर्गत आप हिंदी की पुस्तक पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी की भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, गणित की भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पुस्तक पढ़ रहे हैं। यदि कह दिया जाए गणित की पुस्तक, अंग्रेजी की पुस्तक, तो वो अंग्रेजी की पुस्तक आपकी व्यक्तिवाचक हो जाएगी, वो आ जाएगी व्यक्तिवाचक, जहां पे हमने बताया था कि विशेष ग्रंथ या विशेष किताबों का नाम। लेकिन यहां पे यदि पुस्तक कहते हैं तो ये पुस्तक हमारा ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मकान हमने कहा, मकान, तो मकान शब्द चाहे वो छोटा मकान हो, चाहे बड़ा मकान हो, चाहे जैसा भी हो, मकान मकान होता है, तो वो एक जाति हो गई। ठीक है। ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कुर्सी हो गई, घड़ी हो गई, इस प्रकार के वस्तुओं के नाम सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर कुछ प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक, वेद प्रकाश, प्राकृतिक, अर्जुन मौर्य जुड़ जाओ। जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे कुछ उनके तत्व होते हैं, तो उनका भी नाम जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहा गया ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, वो जितने भी प्रकार के ज्वालामुखी होंगे वो सभी जो है एक विशेष जाति है, ज्वालामुखी की एक जाति हो गई। तो वो चाहे छोटी ज्वालामुखी हो चाहे बड़ी हो, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तूफान हो गया, भूकंप हो गया, वर्षा हो गया, तो ये प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं होती हैं ये सभी एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से कहते हैं कि जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म या दशा का बोध होता है, उस व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म का बोध होता है। उसके किसी व्यक्ति या वस्तु है तो उसका गुण, धर्म या दशा, उसकी दशा कैसी है उसका पता चलता है, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, अब जैसे हमने कहा बूढ़ा, ठीक है, एक शब्द कहा बूढ़ा, तो बूढ़ा शब्द कैसा आप बताएंगे? बूढ़ा शब्द हम किस में रख सकते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में रख सकते हैं या जातिवाचक संज्ञा में रख सकते हैं? इन दोनों में से आप बताएंगे। कोई एक जवाब दे जिन्हें पता हो। बूढ़ा सर जातिवाचक है। जातिवाचक। बूढ़ा इनको कंफर्म है ना? जी हाँ। बहुत अच्छा, ठीक है, आपने सही कहा। बूढ़ा का कहने का मतलब ने कहा बूढ़ा, तो बूढ़ा एक जाति हो गई। बूढ़ा के अंतर्गत जितने भी बूढ़े व्यक्ति हैं वो सब बूढ़े के अंतर्गत आ गए।
लेकिन इसी को हम अब भाववाचक संज्ञा में जब बदलेंगे तो इसे हम क्या कह सकते हैं, बुढ़ापा। उसकी दशा यहाँ पे आ गई। जो परिभाषा बताया था हमने कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म या दशा का जहां पे बोध होता है वहां पे वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो बूढ़ा शब्द जो था वो जातिवाचक संज्ञा थी, और जातिवाचक संज्ञा से हमने इसे जब भाववाचक संज्ञा में बनाया तो बुढ़ापा हो गया। ठीक है। जैसे लड़का भी शब्द क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा है। तो लड़का से जब हम भाववाचक संज्ञा में ले जाएंगे तो हो जाएगा लड़कपन। इसी प्रकार मित्र है, तो मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, मित्र का बताएंगे। मित्रता, बहुत अच्छे। पंडित शब्द है, पंडिताई। तो पंडित का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, बताएंगे। पंडित शब्द का भाववाचक संज्ञा पंडिताइन। फिर से बताएंगे। हेलो हेलो। पंडिताई। पंडिताई हो जाएगा। बहुत सही कहा आपने कि पंडिताई, यानी कि इसमें क्या, इसके गुण आ गए। यानी पंडित का मतलब होता है विद्वान, और उसके अंदर विद्वता के गुण आ गए, यानी यहाँ पे गुण का यहाँ पे बोध हो रहा है, तो पंडिताई हो गया। ठीक है। इसी प्रकार